दोस्तों, तो हम लोग आज धरातल के प्रकार समझ लेते हैं। तो धरातल के प्रकार जो हैं, यानी जिसको लैंडफॉर्म्स कहा जाता है, जो कि आंतरिक, बाहरी और शक्तियों की वजह से बनते हैं। तो आंतरिक शक्तियों की वजह से क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? तो टेक्टोनिक्स जो मूवमेंट होते हैं, उसकी वजह से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। उसके अलावा अगर अपन एग्जाम्पल लें तो उसमें हिमालय पर्वत जो है वो टेक्टोनिक्स प्लेट्स की वजह से बना हुआ है। ठीक है। बाहरी शक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं इसमें? ये तो आंतरिक शक्तियाँ हो गई जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब बाहरी शक्तियाँ जो हैं उसमें वायुमंडलीय प्रक्रियाएं, जैसे कि हवा, वर्षा या नदियों की वजह से जो परिवर्तन आता है, जैसे कि इरोजन होता है, अपरदन होता है, मतलब वी आकार की घाटियाँ या यू आकार की घाटियाँ जो कटती हैं वो अपरदन हुआ। ठीक है, मतलब इरोजन हुआ उन घाटियों, नदियों की वजह से, या हवा की वजह से इरोजन हुआ तो पहाड़ियाँ घिस जाती हैं, है ना। वर्षा की वजह से अपरदन होता है तो चट्टानें टूट जाती हैं। और इसी प्रकार से निक्षेपण यानी डिपोजिशन होता है, जिसको कि नदियाँ या वर्षा या जल की वजह से जो चट्टानें घिसती हैं उसका निक्षेपण भी वहीं पर चट्टानों के आसपास भुरभुरी सी मिट्टी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा नदियाँ जो हैं वो अपने साथ जो गाद बहा करके लाती है उसका निक्षेप वो मैदानों में करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा भू आकृतियाँ, प्रमुख भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं? तो पर्वत बनते हैं, इसकी वजह से पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं और मरुस्थल बनते हैं। तो पर्वत जिसकी ऊंचाई 600 मीटर या उससे अधिक हो, जैसे आरावली पर्वत या हिमालय पर्वत, ठीक है, तो ये पर्वत बन गए। ठीक है। पठार समतल ऊंचाई वाली जमीन, जैसे दक्कन का पठार। ठीक है। मैदान किसको कहा जाएगा? उपजाऊ समतल क्षेत्र, जो कि गंगा नदी का जो मैदान है वो समतल उपजाऊ मैदान बना उसकी वजह से। और मरुस्थल, जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, उसको हम मरुस्थल कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत में पाया जाता है राजस्थान में थार का मरुस्थल। ठीक है। तो आपको धरातल के प्रकार समझ में आ गए होंगे अब।